हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे थे। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे से भरा भरा बतलाती हैं। पांवों में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे, कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप भी नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे तुम, कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे फोटो खिंचाने। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को जूता भी नहीं हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही नहीं मांगे गए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने की तो मिल ही जाती है, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या ही मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यों ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है, पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व भी नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठान से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन की चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ। कैसे फट गया यह, मेरी जनता के लेखक? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगाते से बचने के लिए
मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसरो गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे तो लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो किया जा सकता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ देती हैं। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे तो यही लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम कैसे चलोगे? मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेलो दोस्तों, आज मन्नू भंडारी जी की कहानी आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है अकेली। राधा भाभी सोमा बुआ को हौसला देती है। सोमा बुआ के दुखी होने का मूल कारण यह है कि उनके पति 11 महीने तक हरिद्वार में रहते हैं और जब 1 महीने के लिए आते हैं तो उनसे बहस करने लगते हैं। वे स्वयं तो भगवान का नाम लेकर यश कमाते रहते हैं और उसके जीवन में दुख की वर्षा करते जाते हैं। राधा से बातचीत के दौरान ही वह अपने बेटे हरकू को याद करने लगती है। 1 सप्ताह बीत जाने के पश्चात सोमा बुआ अपने पति से कहती हैं कि देवर के समधी की किसी बेटी का विवाह उनके पड़ोस के भागीरथ के यहाँ निश्चित हुआ है। इसीलिए वे सभी लोग विवाह करने के लिए यहीं गांव में आ रहे हैं। उसका सोचना यह है कि देवर जी से चाहे हमारा संबंध टूट चुका है, लेकिन वे समधी हमें विवाह में जरूर बुलाएंगे। यह बात उसके पति को पसंद नहीं आती है, लेकिन सोमा बुआ की उत्सुकता नित्य प्रति बढ़ने लगी। राधा से बात करते हुए सोमा बुआ एक दिन कहती हैं कि देवर के साथ हमारे संबंध बहुत पहले छूट गए थे, इसीलिए पता नहीं वे समधी हमें बुलाएंगे या नहीं। इस पर राधा कहती है कि समधी से कोई संबंध तोड़ता थोड़ी ही है, इसीलिए तुम्हें वे अवश्य बुलाएंगे। तभी सोमा बुआ की विधवा ननद से पता चलता है कि उसके समधी उन्हें भी विवाह में सम्मिलित करने का मन बना रहे हैं। यह सुनकर सोमा बुआ को चिंता सताने लगती है कि वह शादी में क्या पहने और उपहार में क्या दे। इस संबंध में राधा से सलाह लेती है। वह तभी अंदर जाकर अपने मृत बेटे की अंतिम निशानी अंगूठी निकाल कर लाती है और 25 वर्षों से टूटे हुए संबंध को पुनः जोड़ने के लिए उस अंगूठी को बेचने के लिए तत्पर हो जाती है। वह अंगूठी राधा को बेचने के लिए देती है और स्वयं लाल हरी कांच की चूड़ियां खरीद लेती है। शाम को राधा भाभी आकर बुआ को एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे देती हैं। यह देखकर सोमा बुआ बहुत खुश होती है।
कि एक तो उसका अब एकाकीपन दूर हो सकेगा, दूसरा बिरादरी में इज्जत भी रह जाएगी। यह सोच अंगूठी बेचने का गम भी वह बुला देती हैं। साथ ही उसने अपनी सफ़ेद साड़ी को पीला करवाया। आखिर विवाह का दिन आया और उसने सुबह 9 बजे तक खाना तैयार कर लिया था। वह राधा को बताती है कि लगन का समय शाम 5 बजे का है और आजकल फैशन वाले लोग समय से थोड़ा पहले ही सबको बुलाते हैं। बुआ शादी में सम्मिलित होने की तैयारी करने लगी। वह एक थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाती हैं। यह सब उसका पति देख रहा था तथा वह कई बार कह भी चुका था कि यदि वे बुलाने ना आए तो वहां जाना नहीं। सोमा बुआ भी विश्वास के साथ कहती हैं कि वो लोग जरूर आएंगे और बिन बुलाए वह ना जाएगी। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसकी उत्सुकता भी बढ़ती जाती है। उसकी नज़र बराबर दरवाजे पर लगी रहती है। तभी समय गुजरता जाता है, 7 बज जाते हैं, लेकिन कोई बुलावा नहीं आता। सोमा बुआ अत्यंत निराश हो बुझे दिल से अंगीठी जलाने लगती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।